हाय फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आ गए हैं और जो हमारी नेम राज सुंडा की जो सीरीज़ चल रही थी तो उसका सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। तो पिछली वीडियो पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। अभी नई नई क्लास है तो ये सेकंड पार्ट है इसका। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट में उसमें पढ़ा था चीज़ल हल का उपयोग 60 से 77 तक गहरी कठोर मृदा को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम आज नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सामान्य जुताई में हल प्राथमिक जुताई के एवं हैरो द्वितीयक जुताई के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र हैं। सामान्य जुताई में हल प्राथमिक जुताई के लिए और हैरो सेकंड जुताई के लिए। अब होता है जीरो जुताई में प्राथमिक जुताई को पूरी तरह से टाला जाता है और द्वितीयक जुताई को केवल जड़ क्षेत्र में बीज की बुआई तक ही सीमित है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन। पानी या हवा के द्वारा मिट्टी के कणों का मूल स्थान से हटाना, एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन होना मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ऐसे इसको ठीक करना। इसके बाद है क्षेत्र क्षमता 1/3 ATM से स्थायी मिलानी गुणांक 15 ATM के बीच रखने वाली कोशिका के पानी का अंश उपलब्ध पानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जुताई सतह की परत को ढीला करने के लिए मिट्टी का यांत्रिक हेरफेर है और बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल स्थिति लाता है। अब एक शब्द आता है टिल्थ। पौधों की वृद्धि के संबंध में मिट्टी की भौतिक स्थिति है। नेक्स्ट है हमारा वायु कटाव के 3 चरण होते हैं। उच्छलन, हवा का 75% अपरदन होता है इसमें। दूसरा निलंबन, तीसरा है सतह रेंगना। ठीक है। अगला पॉइंट है पानी के कटाव या क्षरण के 4 चरण हैं। कितने? 4 पूछ लेता है कितने चरण हैं पानी कटाव के। पहला है बूंद स्प्लेश, फिर है सीट, फिर है रिल, उसके बाद गली। बाराबंदी, ये क्या है बाराबंदी? नहर सिंचित क्षेत्र में पानी की घूर्णी आपूर्ति को बाराबंदी कहते हैं। गोभी जो होती है वो बोरान विषाक्तता के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। कितने से कम होनी चाहिए? 0.33 ppm से कम। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे आम यूरेज इनहिबिटर एग्रोटेन। जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे आम यूरेज है वो है इनहिबिटर एग्रोएन या NVPT। भारत में एनसर्व के नाम से ये जाना जाता है। हाल ही में ATS अमोनियम थियोसुलेट एक यूरेज अवरोधक के रूप में नया उत्पाद है। H2PO4 अम्लीय, pH इसका है 6.5 या उससे कम पर सबसे अधिक अवशोषित होता है। ये देखिए कौन पूछा गया है 2018 में। H2PO4। अब PO4-3 pH मान अधिक थोड़ा क्षारीय होता है, ये होने पर अवशोषित होता है P4। नेक्स्ट हमारा H2PO4 की तुलना में HPO4 की अवशोषित होने की दर बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट है हमारा चिलेट। FeMn कॉपर जिंक के साथ जुड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंडर है, जैसे EDTA धीमी गति से जारी होने वाला सूक्ष्म जैविक उर्वरक। उसके बाद है ये पैडा सल्फर। पैडा सल्फर में क्या होता है? पैडा सल्फर के निचले हिस्से में सेसक्वाइड ऑक्साइड, Fe और एल्युमिनियम, ये फियोल कहते हैं इसको, के संचय के साथ मिट्टी के समूह के उपयोग किया जाने वाला एक निश्चित शब्द है। अधिशोषण एडोसर्पेशन, एक सतह पर अणुओं का इकट्ठा होना अधिशोषण कहलाता है। सनहेम्प। नेक्स्ट हमारा सनहेम्प। सनहेम्प क्या है? सनहेम्प को बॉटनिकल नेम में क्रोटुलारिया जुन्सिया, याद रखिएगा। हरी खाद की सबसे उपयुक्त फसल है। इसमें नाइट्रोजन 134 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ये ढैंचा से ज़्यादा इसमें हरी खाद के लिए है सनहेम्प। पहले पे सनहेम्प पे, सेकंड पे ढैंचा है। 134 किलोग्राम हेक्टेयर की उच्च मात्रा जमा होती है। इसके बाद ढैंचा देखो, सेसबेनिया कुलिकेटा ढैंचा आता है सनहेम्प का। सेसबेनिया रोस्टेटा में स्टेम नोडल पाए जाते हैं, इसलिए एरियल नाइट्रोजन फिक्सन पाया जाता है। उसके बाद आएगा हमारा फेलियर छिड़काव। नेक्स्ट पॉइंट
फेलियर छिड़काव को कम मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने पर उपयोगी होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, समझे इसको। अब फेलियर छिड़काव कम मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने में उपयोगी होता है किसमें? सूक्ष्म पोषक तत्वों में। कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस 5 से 7% और सल्फर 80% का प्रमुख स्रोत है। सतह की मिट्टी का तापमान हमेशा वायुमंडल से अधिक होता है, याद रखिए ये। नेक्स्ट हमारा क्या है? पीएच में प्रत्येक इकाई की वृद्धि के लिए Mn+2 और Fe+2 की एकाग्रता 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा आदर्श NPK अनुपात होना चाहिए अनाज के लिए 4:2:1 और दलहनी फसलों के लिए 1:2:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी का खनिज केल्वाइट है, ये सभी को पता होगा। भूमिगत जलाशय जो आमतौर पर झरझरा चट्टान बनने में पाए जाते हैं कहलाते हैं एक्वीफायर हैं। ये जो JRF 2005 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा राइजोबियम कल्चर के साथ तैयार किए गए उर्वरक को नाइट्रोगिन के रूप में जाना जाता है। इसके लिए निफ जिन जिम्मेदार होता है, एक निफ जीन होता है जो इसके लिए जाना जाता है। राइजोबियम कल्चर के साथ किए गए उर्वरक को नाइट्रोगिन के रूप में जाना जाता है। इसके लिए निफ जीन जो है जिम्मेदार होता है। क्षारीय मिट्टी में ESP देखिए 15 EC, फिर उसके बाद 4DSM फर्स्ट, फिर उसके बाद PS 8.5 होता है, जिसे सोडिक या ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ये RPS AO 2009 में पूछा गया है। अधिकतर पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम रूप में अवशोषित करते हैं, Fe2 और Mn2 ये। नेक्स्ट हमारा क्या है? पीएच में एक इकाई परिवर्तन से H आयन या OH गतिविधि में 10 गुना परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। वे पदार्थ जिनको मृदा की स्थिति में सुधार के लिए मिट्टी में डाला जाता है क्या कहलाते हैं? सुधारक कहलाते हैं, मृदा सुधारक। पुस्तक, ये एक पुस्तक है जो किसने लिखी है? मिट्टी की प्रकृति और गुण। किसकी लिखी द्वारा है? नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, ये है N.C. ब्रेडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नाम याद रखिए इनका। उसके बाद है उर्वरक जो फसलों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए सबसे अधिक सांद्रित है, वह है निर्जल अमोनिया। 82% नाइट्रोजन होता है निर्जल अमोनिया में, याद रखिए। इंटरक्रॉप्स के बीच पूरक लाभदायक या प्रतिक्रियाएं एमिडेशन कहलाती हैं, ठीक है। बालू मृदा सैंडी सोइल का स्थूल घनत्व कितना होता है? क्ले मृदा की तुलना में ज़्यादा। हरी खाद वाली फसलें जैसे क्रोटोरिया जुनेंसिया, हरी खाद वाली फसलें जैसे क्रोटोलेरिया जुनेंसिया, सनहेम्स का बॉटनिकल नेम सेसबेनिया एक्युलेटा ढैंचा का है, ग्वार और चावला को उगाकर उसी खेत में मिट्टी में दबा देती हैं, जो इन सेतु ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाती है, ठीक है। कई पौधे जैसे ग्लेसेरिडिया, पोगीमिया, पिनेट्टा, इपोमिया कार्निया आदि को हरी पत्तियों दूसरी जगह से काटकर अन्य खेतों में मिट्टी में दबाना एक्स सेतु ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाती है। एक्स सेतु, इसमें क्या कहला रही थी? ये इन सेतु ग्रीन मैन्यूरिंग, और इसमें कहला रही है ग्रीन मैन्यूरिंग, एक्स सेतु ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या पॉइंट है। पानी के कटाव का सीट अवस्था सबसे खतरनाक है क्योंकि इससे किसानों द्वारा सामान्यतः नहीं देखा जाता। ये किसानों द्वारा सामान्यतः नहीं देखा। प्लांट ज्यामिति से तात्पर्य पौधों के आकार से है, ठीक है, ये पॉइंट है। जबकि फसल ज्यामिति का युक्तिगत पौधों के लिए उपलब्ध स्थान के आकार को संबंधित करती है। मक मिट्टी क्या है? अत्यधिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा है मक मिट्टी। पीट मिट्टी क्या है? कार्बनिक पदार्थ आंशिक रूप से विघटित रहता है एवं अत्यधिक नमी की स्थिति में पाई जाती है ये पीट मृदा का pH मान 3.9 रहता है, इसलिए धान के लिए उपयुक्त है। सेकेंडरी क्ले मिनरल, द्वितीय क्ले खनिज, एक खनिज जो चट्टान में कालांतर परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बना है और द्वितीय खनिज के रूप में जाना जाता है, जैसे केओलिन, मोरलाइट, इलाइट और जिप्सम। अब यहाँ आ गया हमारा सोइल साइंस। ये क्या है? सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। ये कुछ पॉइंट थे मृदा विज्ञान के, अभी ये मृदा विज्ञान यहाँ से। सोइल साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श या तल। मिट्टी की परिभाषा देख लेते हैं हम। मिट्टी एक गतिशील प्राकृतिक निकाय है जिसमें 3 आयामी
संरचनाएं होती हैं जो खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ जीवित रूप में बनती हैं जिसमें पौधे उगते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। एडोफोलॉजी में क्या किया जाता है? एडोफोलॉजी ये फसलों के विकास, पोषण एवं उपज के संबंध में मिट्टी के विभिन्न गुणों का अध्ययन है। ये दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। एडोफोस मतलब का होता है मिट्टी और लोगोस का मतलब अध्ययन। एडोफोलॉजी के अनुसार मिट्टी पौधे के लिए प्राकृतिक आवास है। याद रखिए। पेडोलॉजी पेडोलॉजी क्या है? मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करना पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण, विवरण का अध्ययन करना, मृदा की उत्पत्ति। ये दो ग्रीक शब्दों से, पेडोलॉजी कौन सा शब्द है? ग्रीक से लिया गया है। पेडोन मिट्टी, पेडोन का मतलब होता है मिट्टी और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मृदा विज्ञान एवं पेडोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है बीवी डोकोविच को, फादर ऑफ सोइल साइंस। पेडोलॉजी में मिट्टी एक प्राकृतिक निकाय है। अब चट्टान देख लेते हैं। चट्टान के प्रकार। चट्टान है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक। तलछटी चट्टान नौ का उदाहरण कौन कौन से हैं? तलछटी चट्टान है जो कौन कौन से उदाहरण है? चूना पत्थर, रेत पत्थर और डोलोमाइट। कायांत्र चट्टान ग्नीस, संगमरमर, क्वार्ट्ज और स्लेट ये उदाहरण है। अब है मेटामॉर्फिक या कायांत्र चट्टान और उनका पैतृक पदार्थ। मेटामॉर्फिक कायांत्र चट्टानें और उनके पैतृक पदार्थ देख लेते हैं कौन कौन से कायांत्रित उत्पाद और व्युत्पन्न। पहला है ग्नीस। ग्नीस में ग्रेनाइट से प्राप्त होता है। संगमरमर चूने के पत्थर से प्राप्त होता है। क्वार्टरजाइट रेत पत्थर से प्राप्त होता है। स्लेट सेल से प्राप्त होता है। अब है पृथ्वी के खनिज, अर्थ मिनरल्स। पहले क्वार्टर्ज, सिलिका या S1O2 ये रेतीले अंश का मुख्य घटक है। पृथ्वी की पपड़ी के 36% भूभाग का गठन करता है। प्रचुर मात्रा में मुक्त सिलिका युक्त चट्टानें जिन्हें क्षार के नाम से नहीं जोड़ा जाता, क्षार के साथ नहीं जोड़ा जाता, उन्हें एसिड चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है इसमें? ग्रेनाइट एसिड रॉक है जिसमें क्वार्टरजाइट शुद्ध रूप से एक प्रमुख घटक के रूप में मौजूद होता है। पूछा कि ग्रेनाइट कौन से वो रॉक से हुए हैं, तो ये एसिड रॉक है जिसमें क्वार्टर शुद्ध रूप से एक प्रमुख घटक के रूप में मौजूद है। दूसरा है बेसाल्ट। देखिए ये पूछा है PhD 2019 IRI में। बेसाल्ट ये क्षारीय रॉक है। बेसाल्ट जो है क्षारीय रॉक है और ये ग्रेनाइट एसिड रॉक है जिससे बुनियादी चट्टानों में केवल थोड़ा सा सिलिका का अंश होता है यदि कोई मुक्त सिलिका हो तो। नेक्स्ट हमारा आएगा फेल्सपार्स। फेल्सपार्स देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है फेल्सपार्स में। फार्मूला K2AlO3 और 6S1O2 फेल्सपार्स का फार्मूला है। पृथ्वी की पपड़ी में इस तरह के खनिज लगभग 48% होते हैं। फेल्सपार्स का आसानी से अपक्षय हो जाता है और हाइड्रोलिसिस होने पर केले मिट्टी को जन्म देता है। नंबर 3 पे है माइका सी। माइका क्या है? सफ़ेद अभ्रक काला अभ्रक की तुलना में अपक्षय के लिए अधिक प्रतिरोधी है। सफ़ेद अभ्रक काला अभ्रक की तुलना में अपक्षय के लिए अधिक प्रतिरोधी है। माइका फेल्डस्पार्स और अन्य सिलिकेट्स की तुलना में अपक्षय के लिए अधिक प्रतिरोधी है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब आएगा अपक्षय बेदरिंग के लिए प्रतिरोधी खनिजों का अवरोही क्रम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वार्टर्स सबसे ज़्यादा रोधी होता है क्वार्टर, उसके बाद होता है माइकोबाइट, उसके बाद फेल्डस्पार्स, उसके बायोटाइट, उसके बाद कैल्सटाइट आसानी से अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। माइका पृथ्वी की पपड़ी का 10% हिस्सा है। ये दो प्रकार की है। पोटास अभ्रक नंबर 1 पोटास अभ्रक। पोटास अभ्रक सफ़ेद स्पष्ट और पारदर्शी और मस्कावाइट अभ्रक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? मैग्नीशियन अभ्रक। मैग्नीशियन अभ्रक इसे बायोटिक ब्लैक माइका भी कहा जाता है। अब है मिट्टी के निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग मिट्टी का निर्माण। चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। 1 इंच ऊपर की मिट्टी बनने में लगभग 200 से 1000 साल लग जाते हैं। जोफे के अनुसार, ये वैज्ञानिक थे जोफे, इन्होंने क्या बोला है? जोफ 2 प्रकार की मिट्टी के निर्माण का बनाने वाले कारक निष्क्रिय और सक्रिय की पहचान करता है। मिट्टी का गठन कारकों के सापेक्ष प्रभाव में निर्धारित होता है। कितने प्रकार के? निष्क्रिय और सक्रिय, 2 प्रकार के। निष्क्रिय कारक क्या है? पैसिव फैक्टर, पैतृक सामग्री, ये मृदा का संगठित द्रव्यमान है जिसमें से सोलम विकसित होता है। सेकंड है स्थलाकृति, थर्ड है भूमि की आयु या समय। अब सक्रिय कारक कौन कौन से हैं? जलवायु, जीव एवं वनस्पतिक जीवमंडल। देखिए
ये सक्रिय कारक हैं, ये पूछा भी क्वेश्चन है। सेकंड, दूसरे हमारे वैज्ञानिक हैं एच जैनी के अनुसार। इनके अनुसार मिट्टी बनाने वाले कारकों का मूल समीकरण इस प्रकार है, देखिए ये है पहले एस बराबर FClOrPt, फिर एस मिट्टी बनाने वाले कारक, फिर एफ स्वतंत्र चर, फिर Cl जलवायु, फिर O जीव, फिर R का मतलब स्थलाकृति, फिर P का मतलब मूल सामग्री, T का मतलब समय। ये एस का मतलब है मिट्टी बनाने वाला कारक, फिर एफ का मतलब स्वतंत्र चर है, फिर Cl मतलब जलवायु, O मतलब जीव, R मतलब स्थलाकृति, P मतलब मूल सामग्री और T मतलब समय। मृदा परिच्छेदिका सोइल प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मृदा के सभी क्षैतिज परतों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, डेफिनेशन हुई। तथा मृदा की व्यक्तिगत क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर के रूप में जाना जाता है। मृदा संस्तर को O, A, B और C संस्तर में वर्गीकृत किया गया है। पहला संस्तर कौन सा है हमारा? O संस्तर। देखते हैं O संस्तर में क्या है। ये कार्बनिक संस्तर है जो खनिज मृदा के ऊपर मौजूद होते हैं। ये आमतौर पर वन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ वन होंगे वहाँ पाया जाएगा ये। इस तरह के O संस्तर बिना जुताई वाली मृदा में दिखाई देते हैं और कृषि की जा रही मिट्टी में अनुपस्थित होते हैं। मतलब वो संस्तर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में नहीं, जहाँ कृषि होती है वहाँ नहीं पाया जाता। ए संस्तर कृषित मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संपलर है। ये बुक्स में ऐसे ही दिखा हुआ है। कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से युक्त होता है जो निचले स्तरों की तुलना में गहरे रंग का रंग प्रदान करता है, ठीक है। ये अधिकतम लीचिंग का क्षेत्र है। इसमें पोषक तत्व गतिशील मोबिलाइजेशन होते हैं। ए एलुवियल संस्तर के 3 उप संस्तर भी हैं, मतलब ए संस्तर के 3 उप संस्तर भी हैं। कौन कौन से हैं? A1 संस्तर, ये खनिज मृदा का ऊपरी एवं कार्बनिक पदार्थ से भरपूर संस्तर है। E और A2 संस्तर के किले FeAl फियोल ऑक्साइड, मतलब लोहा और एल्युमिनियम, इसको फियोल कहते हैं, जैसे सियोल को सिलिका और एल्युमिनियम कहते हैं। ऑक्साइड के अधिकतम उत्थान का संस्तर है AB और EB संस्तर, ये AE एवं B के बीच का संक्रमण संस्तर है, जिसे A3 भी कहा जाता है। अब आता है हमारा बी संस्तर। ये Fe और Al ऑक्साइड और सिलिकेट के लिए जैसे पदार्थों के अधिकतम संचय वेदरिंग इन और जोन ऑन इमोबलाइजेशन का संस्तर है। इस संस्तर में शुष्क क्षेत्रों में CaCO3, CaCO4 एवं अन्य लवणों का जमाव होता है। देखिए पूछा भी कुछ। ये संस्तर उप मिट्टी सब सोइल के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह में जुताई कार्य द्वारा नहीं की जा सकती, इसमें जुताई कार्य नहीं किया जा सकता है। अब आता है हमारा लास्ट संस्तर C। ये सोलम A एंड B संस्तर के नीचे पाया जाने वाला असंपीड़ित पदार्थ है। ये कम से कम अपक्षा का क्षेत्र है। इस संस्तर में कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सीमेंटेशन का संचय होता है। मिट्टी के प्रमुख घटक देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मिट्टी में प्रमुख घटक क्या क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है 45%, कार्बनिक पदार्थ 5, एयर स्पेस वायु 25, पानी 25%, ये खनिज हो गए। मिट्टी के गुण, इसको हम मिट्टी के गुण को कल की क्लास में, मैं डेली ये क्लास आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप इसको डेली लेक्चर इसके देखते रहें। 5-6 क्लास में ये सोइल साइंस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर लेके आएंगे, जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और अदर जितने भी AGTA या STA जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों, ये मिट्टी के गुण को कल से हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।